Hello everyone, welcome back to our another episode of Beyond the Ranks. So today I have a very special and very versatile guest with me, Kanika Tiwari ma'am. Kanika Tiwari ma'am has got more than 2 decades of experience in the corporate world. कनिका मैम इज अ रिसर्चर बाय बैकग्राउंड हम कह सकते हैं मैम वैसे फार्मा बैकग्राउंड से आती हैं शी इज अ फाउंडर ऑफ गोडाइवर्स शी इज अ कंसल्टेंट शी इज अ लीडरशिप कोच एंड वॉट नॉट अपार्ट फ्रॉम दिस उन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है एंड शी हैज ट्रेवल्ड मोर देन 40 कंट्रीज till date for different purposes alongside with the work and for different purposes and she has almost got 10 years of experience at Baxter Healthcare, which is a very big name in the biomedical space, or we can say by medical equipment company. सो आज का जो हमारा एजेंडा रहने वाला है वो हम मैम की जर्नी से मैम के इनसाइट से समझेंगे लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिलियंस इन द कॉर्पोरेट वर्क स्पेस और हम मैम की जर्नी से ये भी समझेंगे कि हाउ कैन वुमेन बी अ गुड सेल्स पर्सन एंड द रोल और इसके अलावा हम ये भी समझेंगे लाइक हाउ वुमेन कैन मेक अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन द कॉर्पोरेट वर्क इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और लास्ट में हम मैम की पूरी जर्नी से जो 20 साल की मैम की इतनी लंबी जर्नी रही है हम उनकी जर्नी से समझेंगे कि फ्रॉम द स्क्रैच से बोर्ड रूम तक की मैम की जो पूरा सफर था वो मैम ने कैसे तय किया सो गुड टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म मैम हाउ आर यू डूइंग Thank you. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. Thank you to all the viewers here for having me. It's an honor. Yeah. So ma'am, without wasting much of our time, I would just like to understand कि आपकी जर्नी स्टार्टिंग से आई बिलीव जब हमारी पहली बार बात भी हो रही थी और आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग योर लिंक्डइन एंड अंडरस्टैंडिंग योर प्रोफाइल सो आपकी जर्नी इट वाज नॉट अ केक वॉक टाइप जर्नी काफी चैलेंजेस थे काफी अप्स एंड डाउन्स थे सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि स्टार्ट कहाँ से हुआ ठीक है आपकी जर्नी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए और आप अपनी एक्सपीरियंसेस बताइए कॉर्पोरेट में और जो अभी आपने ऑलमोस्ट 20 साल की जर्नी तय की है तो क्या क्या मेजर चैलेंजेस थे जो आपको अपने करियर में स्टार्टिंग डेज में फेस किए थे Thank you. Thank you for the question, Lavin. मेरे फादर आर्मी में थे. So, अगर आप गेस कर सको कि मैंने कितने स्कूल्स बदले हैं while growing up, कोई बॉल पार्क फिगर है आपके दिमाग में? लाइक मैम मेरे कजिन जो मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे हैं वो भी आर्मी में हैं तो मेरे हिसाब से 7 to 8 अगर नर्सरी से 12 तक मैं हाँ. बात करूं तो So I'm going to beat that a little bit. It's actually 13. ओ और इन 13 स्कूलों में जो मैंने शिफ्ट किए हैं बिटवीन सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड एंड एक्चुअली होम स्कूल्ड एज वेल बिकॉज कई बार हम ऐसी जगह पोस्टेड होते थे जहाँ कहीं आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में भी देयर यूज्ड टू बी नो स्कूल. So in these so many years of my academic schooling and traveling, I've realized few things about people that they are very different. And what I've realized about them that people are different is that लोग बहुत अलग अलग होते हैं एक दूसरे से. For example, what is soothing to one person can be very unnerving to another person. What is beauty to some person can be ugly to someone else. जो एक के दिल को खुश करता है वो दूसरे के दिल को बिल्कुल ही परेशान कर देता है. So this is what I've learned, which is about different in people. What I've realized is similar in people are similar. That मुझे कई बार लगता है faces keep changing, but people largely remain the same. And I think that is my very core of life, which is that I'm able to accept the differences that people bring to table. I'm also able to understand the similarity people have. और ये दोनों ही मुझे लोगों के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं करते. तो मैं कई बार लोगों को कहती हूँ कि अगर आप मुझे परेशान कर पाए तो बहुत टैलेंटेड हो आप. You have been able to trouble me, then the talent goes to you. So that's really the premise. काफ़ी travel school changes किए. Then I did my graduation from Pune. And after that, I was picked up from campus. I was picked up by 2 companies actually, Pfizer and Baxter. और मैं हमेशा decisions थोड़े informed लेना चाहती हूँ. So between both these companies, which were great companies by the way, and Pfizer was a better known company in those days as compared to Baxter. Everybody knew Pfizer. I spoke to multiple people, and I think I came to this realization that I want to do Baxter. And in the 10 years that I worked in Baxter, I worked in sales, then I worked in talent management across locations. I worked in Bombay, I worked in Pune, then I worked in Delhi. And then obviously my work also entailed me to travel a lot. And then I stopped doing that, and then I started my PhD. And then when I was doing that is when I started teaching at a couple of colleges. So I used to teach at MDI, Ford School, IMI, IIFT.
And then someday one of the students came to me and said, consulting क्यों नहीं कर देते आप हमारी company के लिए? And the rest is history. And देखते I think the 10 years in my own journey have gone by, and 10 years in Baxter really went by. So that's really about my journey in a nutshell, actually. मुझे ये जानना था कि बैक्स्टर में ऑलमोस्ट 8-10 साल देने के बाद, ठीक है, फिर क्या क्या आपकी अगर हम ग्रोथ की बात करें तो बैक्स्टर में आप किस पोजीशन तक पहुंच गए थे, और बैक्स्टर की जर्नी में, क्योंकि बायोमेडिकल जर्नी है, मैं भी बायोटेक डोमेन से आता हूं, तो मुझे ये समझना है कि वे बैक इन 20 जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थी, और आपने किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अपना एक डिसीजन बनाया कि आपने स्विच नहीं किया, क्योंकि लेट्स अगर मैं बहुत ब्लंटली बोलूं तो लोग बोलते हैं कि करियर के स्टार्टिंग में 2-3 स्विच कर लेने चाहिए, लेकिन आपने ऑलमोस्ट 10 साल दिए अपनी करियर की पहली कंपनी को, तो क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या थॉट प्रोसेस था आपका उसके पीछे? Very interesting question, Lavin, and this is also my voice that I share with a lot of my students when I'm teaching as well. I keep saying this. The reason I never moved out of Baxter, देखो आपको ना अपने career, you have to realize your career in terms of the ecosystem that you are in. मुझे healthcare से बहुत प्यार था because मुझे लगता है कि healthcare एक sunshine industry है, हमेशा grow करेगी. In many ways आप लोगों की मदद कर रहे हो. Like I remember when I used to be in sales in Baxter, कई बार patients को मैंने अपनी कार में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराया because उनकी immediate family couldn't come through. Sometimes the work that we used to do in Baxter, we used to go to their houses and also, support them, help educate them to say why this better therapy is better for them. So मैंने वो सब किया. तो मुझे लगता है कि तो you have to realize, are you in the right ecosystem? वो ecosystem मेरे लिए सही था, वो मेरे लिए सही था, किसी और के लिए different हो सकता है. One second thing you have to realize is किस type की organization में आप काम कर रहे हो. Like for me, when I worked in a healthcare company, I got a lot of opportunity. शायद अगर मैं Pfizer में काम करती या किसी और बहुत बड़ी कंपनी में काम करती, while Baxter was very huge, we were a $25 billion company, I take a lot of pride, I would have probably lost my voice. तो मुझे लगता है कि कई बार you also have to work in a place which gives you a voice. लोग आपकी सुन रहे हैं, आपके इनपुट्स लिए जा रहे हैं, आपको टाइम से टाइम अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, एंड मुझे लगता है कि इफ़ यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दैट, देन देयर इज नो रीजन फॉर यू टू चेंज. देयर विल बी गुड डेज, देयर विल बी बैड डेज. कभी आपके सेल्स टारगेट अचीव नहीं होंगे, कई बार बॉस आपसे बहुत ऊंची आवाज में बात कर लेंगे, कभी आपको बहुत डांट पड़ेगी. सो ऑल ऑफ दैट इज पार्ट एंड पार्सल, एंड दिस गोज बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर, वेर एवर यू गो, फेसेस चेंज बट पीपल रिमेन. ये क्या गारंटी कि आपकी नेक्स्ट जॉब का नेक्स्ट बॉस आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करेगा. और अगर आपको वो श्योरिटी नहीं है, देन यू माइट एज वेल बी इन द राइट प्लेस वेयर यू आर. क्या होता है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में 8-10 साल देते हो, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लेंसेज से समझते हो. जैसे मैंने बैक्स्टर को सेल्स लेंस से समझा, मार्केटिंग के साथ डायरेक्टली काम किया तो उसको समझा, सप्लाई चेन को समझा, फाइनेंस टीम को समझा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझा, कस्टमर्स को समझा. और ये समझने के लिए ना आपको 3-4 साल तो बेसिक बिजनेस समझने में लग जाता है. तो ये जो लोग कहते हैं ना कि मैंने 1 साल में जी सब कुछ समझ लिया, आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी समझ फिर बहुत ही ना समझ है. बिकॉज टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर इकोसिस्टम इट टेक्स यू टाइम. आपको कस्टमर पहले विजिट में जो बोलता है और 5वीं विजिट में जो बोलता है, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है. सो हैव यू गिवन इट दैट टाइम एंड स्पेस फॉर इट टू रियली ग्रो फॉर यू. सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी आउट देयर इज दैट आप समझिए कि आप सीख क्या रहे हैं, और सीखने के लिए वक्त लगता है. सो दिस इज माई बेसिक लर्निंग हियर. ग्रेट मैम, ग्रेट. सो मैम, यहाँ पर जो मुझे एक मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है, अब जब आप अपना आंसर बता रहे थे तो आपने सेल्स का सेल्स के बारे में बताया कि आपने सेल्स में बहुत ज़्यादा क्लोजली काम किया और अलग अलग डिपार्टमेंट्स, बीट फाइनेंस, बीट मार्केटिंग, आपने समझा. तो मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि सेल्स, जैसे हमने स्टार्टिंग में एजेंडा भी सेट किया था, कैन वुमेन बी अ गुड सेल्स पर्सन? इस पर आपके क्या इनसाइट्स हैं? आप अपनी जर्नी से बताइए, क्योंकि आप इतना ज्यादा ट्रेवल करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड और इतने ज्यादा लोगों से मिलते हैं, तो क्या ये नोशन ठीक है कि यार लड़के ही एक अच्छे सेल्स पर्सन हो सकते हैं, क्या लड़कियां भी एक अच्छा सेल्स पर्सन बन सकती हैं? मैं ना अजीब सा आंसर देने वाली हूँ, एंड आई डोंट नो हाउ द ऑडियंस इज गोइंग टू रिएक्ट टू इट. मुझे लगता है गर्ल्स आर वेरी वेल सूटेड इन सेल्स, एंड आई टेल यू व्हाई. दैट्स बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अमेजिंग मेन आउट देयर हु आर योर कस्टमर्स, राइट. तो मैंने कई बार देखा, और मेरे कॉलीग्स में मजाक उड़ाया करते थे, यार तुम जाती हो तो तुमको क्लाइंट पानी भी पिलाता है, हम जाते तो हमें खड़े रखते हैं. तो मुझे लगता है कि दे वर वेरी नाइस टू मी, एंड दे डिड नॉट डू दिस टू मी, दे डिड दिस टू अदर गर्ल्स एज वेल. एंड आई थिंक दैट वाज कमिंग आउट ऑफ अ लॉट ऑफ chivalry for the clients who were men. They
they were just treating us nicely. इसमें कुछ sexist नहीं था. मुझे लगता है हमारी इंडियन कल्चर भी इस तरह का है कि अगर लेडी आपसे मिलने आई है तो you'll get up from your chair to kind of bring her inside, right? ये basic chivalry है. तो मुझे लगता है by the fact that the customers are largely men around you, women make great persons, and I'll tell you what is the difference here, why women make great salespeople. Men sometimes can be, and gender intelligence हमें ये सिखाता है, men can be very transactional because men are very goal focused. ये करना है, लेफ्ट राइट राइट. तो उसका अपना फायदा है, उसका एक अपना नुकसान है, बिकॉज समटाइम्स दे कैन बी कंसिडर्ड वेरी पुशी बिकॉज उनका टारगेट अचीव होना है. विमेन ऑन द अदर हैंड, बाय देयर अपब्रिंगिंग, बाय देयर hormones, दे आर मोर नर्चरिंग. तो विमेन, मतलब मैंने सेल्स में भी देखा है कि men can get quick results, women can get lasting results. Why? Because they have invested in that relationship. Women have a gap of having great conversation, empathetically connecting with the client. तो client आपका forever के लिए हो जाता है. उसको कई बार वक्त लगता है, but I think women from that point of view make great sales people. But मुझे लगता है sales again is gender agnostic. आपका mindset होना चाहिए sales का, और कहीं आपको वो छोटी सी बात तो नहीं लगती कि यार sales कर रहा हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि आप जिंदगी में कुछ भी बन जाओ, एंड अ लॉट ऑफ टाइम पीपल आस्क मी, कनिका तुम हु आर यू अ फाउंडर, आर यू अ रिसर्चर, आर यू अ की नोट स्पीकर, हु आर यू? एंड आई टेल देम आई एम अ सेल्स गर्ल. क्योंकि मुझे इसमें ना तो शर्म ना आती है. इवन फॉर माई ओन कंपनी, लार्ज बिजनेस सेल्स डील्स दैट आई क्रैक, दे आर माई ओन, बिकॉज आई फील कि जब तक आपको ये नहीं समझ आता ऑर्गेनाइजेशन में कि डॉलर कहाँ से आ रहा है, and you don't understand the meaning of the dollar coming inside, as a marketer you will never know where to spend the dollar. You get my point? So you literally have to understand कि रुपया कंपनी में आता कैसे, कितनी जद्दोजहद, कितनी मुश्किल से आता है. Only then can you be a great CEO, only then can you be a great marketer or finance guy. तो मैं तो हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप फाइनेंस में भी हो तो प्लीज फील्ड में जाइए. ये ऑफिस में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के कंपनी के डिसीजंस मत बनाइए, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, क्लाइंट क्या चाहता है, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी एंड यूसेज क्या है, और आप उसको कैसे, आप हाउ विल यू मेक द प्रोसेस बेटर फ्रॉम अ मार्केटिंग लेंस, फ्रॉम अ फाइनेंस लेंस. आपने बोला कि जी पेमेंट तो हम ऐसे ही लेंगे, बट आपका कस्टमर वैसे पेमेंट कर ही नहीं सकता. तो जब तक आप फील्ड में जाके क्लाइंट की गाली खुद ना सुन के वापस आओ ना, तब तक आप दर्द नहीं समझ पाओगे. सो दैट्स व्हाई आई एसेंशियली फील दैट सेल्स इज अ माइंडसेट दैट पीपल नीड टू हैव, दैट डू आई अंडरस्टैंड हाउ द डॉलर गेट्स इन. ओके, ग्रेट. काफी इंसाइटफुल आपके थॉट प्रोसेस था मैम. यहाँ पर ना मुझे एक चीज समझनी है कि लाइक, क्योंकि यू विल फाइंड millions of videos on on YouTube कि sell me this pen, sale is the most powerful skill that one should have in their life. तो मुझे इसमें आपका टेक जानना है कि अकॉर्डिंग टू यू, जैसा आपने ही बोला कि अगर कोई आपसे पूछता है कि who you are, तो आप अपना इंट्रोडक्शन ये बताते हो, आई एम अ प्योरली सेल्स पर्सन. तो आपके अकॉर्डिंग जितनी भी अभी तक, अगर मैं आपका जो भी आपके बैग में आपका स्किल सेट है, उसमें अगर स्किल्स की मैं बात करूं तो सबसे पावरफुल स्किल अनडाउटेडली सेल्स है. हाँ, मुझे लगता है सेल्स है, और वो बड़ी मुश्किल से सीखी है मैंने. सेल्स करना भी आसान नहीं है. हर रोज़ एक क्लाइंट को फेस करना जो आपको पता है कि आपको नो बोलेगा, उसके बावजूद उसको जाके मिलना जिसने पिछले हफ्ते भी आपको नो बोला है, और उसने पिछले हफ्ते ही बोला था कि दोबारा नहीं आना. हाँ, एंड उसके बाद भी वो, आपने रेजिलियंस की बात की थी ना शुरू में कि वेयर डू यू गेट रेजिलियंस. क्योंकि अगर आप वो कर पाते हो, वेर इन यू आर लाइक कि सर टुडे आई हैव कम विद अ न्यू ऑफरिंग, और आई हर्ड यू से दिस, बट मैं चाहता था कि आप इस बात को कंसिडर करो. दैट एबिलिटी टू टर्न दैट अराउंड, उसके लिए ना बहुत स्किल सेट चाहिए होता है. खुद क्या चाहिए होता है? रेजिलियंस चाहिए होता है, थोड़ी शेमलेसनेस भी चाहिए होती है टू से कि यार आप कुछ अपने लिए पर्सनली थोड़ी ना मांग रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट बेच रहे हो. ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर आप कन्विंस्ड हो प्रोडक्ट सही बनाया है, so you have to be, that's why I said, going back to the ecosystem, that your ecosystem has to be correct. So if you have a great product, or at least मैं तो healthcare में थी, if you know it's going to benefit, then sooner or later, through your resilience, through your persistence, through your own conviction. देखिए सेल्स क्या है? सेल्स एक इन्फ्लुएंसिंग टूल है. मैंने आपको बोला कि प्लीज लविन बाय दिस फोन, तो मैं क्या कर रही हूँ? आपका बेनिफिट है इसमें, मेरा बेनिफिट है, एंड आई एम द वन हु इज ब्रिंगिंग बोथ दीज बेनिफिट्स टुगेदर. आई डोंट सी एनी हार्म इन इट. तो ये कहना कि सेल मी अ पेन, रियल लाइफ में सेल्स ऐसे नहीं होती है ना. रियल लाइफ में सेल्स बहुत सी चीज़ों से होती है. कई बार इसलिए आप एक अच्छे सेल्स पर्सन होते हो क्योंकि आप अपने क्लाइंट के लिए हमेशा अवेलेबल हो, तो पीपल आर लाइक यार उसी से काम करना है. कई बार आप इसलिए अच्छे सेल्स पर्सन होते हो क्योंकि आप बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकते हो, और वो आपकी की स्ट्रेंथ है.
कई बार आप अपने क्लाइंट की ऐसी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जो क्लाइंट भी नहीं सोच रहा था. So for multiple reasons, you become a great salesperson, and you have to realize what can you bring to the table. I have seen such great salespeople जो शायद बात भी बहुत अच्छी नहीं करते, पर हर दिन 9 बजे अपने क्लाइंट के पास पहुंच जाते हैं. और क्लाइंट इसीलिए उनसे खरीदता है कि यार इससे ज्यादा शिद्दत किसी और में नहीं है, तो आई वॉन्ट टू रिवॉर्ड जस्ट दैट. तो यू हैव टू रियलाइज कि वाई आर यू रियली डूइंग इट, एंड आप what skill do you bring to the table? And slowly Okay. and steadily people will start knowing you for it. That they just say there are very pushy salespeople, then there are very compassionate salespeople, और दोनों ही सक्सेसफुल हैं. कोई जल्दी है, कोई बाद में है. सो कोई राइट आंसर नहीं है अबाउट द राइट फॉर्मूला एंड राइट मैजिक वर्ड. ओके, गॉट इट मैम. मेरे को इसमें ये चीज समझनी थी कि क्या सेल, जैसे आपने बोला कि ये स्किल है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत पावरफुल स्किल है, तो क्या ये हम सीख भी सकते हैं, या फिर ये मैंने क्योंकि अपने फ्रेंड सर्कल में सुना है कहते हुए लोगों को कि यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे सेल्स नहीं होगी, मैं किसी को मेरी नेगोशिएशन पावर अच्छी नहीं है, मैं तो किसी को कन्विंस ही नहीं कर सकता, मेरी कन्विंसिंग पावर अच्छी नहीं है. तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं या फिर स्टेटमेंट्स आते हैं कि यार मैं इसलिए सेल्स नहीं कर सकता. और इसमें मेरे को एक और चीज समझनी है कि क्या ये चीज ओवर द टाइम, अगर किसी को लेट से अगर हमारी ये वीडियो कोई यंगस्टर देख रहा है हु इज स्टिल इन कॉलेज, ठीक है, और अगर मैं भी कन्फाइन नहीं कर रहा है जैसे कि लाइफ साइंसेज स्टूडेंट, क्योंकि सेल्स तो हर चीज में होती है, ठीक है, बैंकिंग एवरीथिंग, या हाँ, हर चीज में सेल्स होती है, बिना सेल्स के तो कुछ भी पैसा ही नहीं आएगा कंपनी में. तो जी. अगर मैं सिर्फ सेल्स की बात करूं तो क्या क्या स्किल्स हैं, अगर कोई कॉलेज ग्रेजुएट वीडियो देख रहा है तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हो कि यार ये चीजें तो आनी ही चाहिए, और अगर ये आनी चाहिए प्लस कैसे वो उसे डेवलप कर सकता है कॉलेज डेज में ही, क्या पूरा एक रोड मैप रह सकता है एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए? That's a very good question. And now that I'm thinking, I think this is very important that we talk about this. देखिए, कोई भी जिंदगी में रोल करने के लिए आपको पता करना चाहिए कि आपका पेट कितना खाली और कितना भरा हुआ है. आप एक अच्छे मार्केटियर भी तभी बनते हो जब आपके अंदर एक भूख है और आपका पेट खाली है. जैसे ना, हाउ हंग्री आर यू डिफाइंस हाउ फार यू विल पॉसिबली गो. दैट्स नंबर वन. सेकंड, मुझे लगता है कि ये जो मिसनूमर है कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ जी, मैं नहीं बेच सकता, ये एक मिसनूमर है. क्यों कहना चाहूंगी कि जिंदगी में मुझे लगता है पावर ना दो टाइप की होती है. हार्ड पावर होती है और सॉफ्ट पावर होती है. तो लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक दैट एक्सट्रोवर्ट्स कैन डू हार्ड पावर, पुश, negotiate hard, but that's not the only power. The world, if you look at it, is divided between hard power and soft power. And even if I am an extrovert dealing with an extrovert, both of us keep talking, that's not going to lead into great sales. Sometimes a great extrovert customer and a great introvert seller actually are a better match together. Because True. you are complimenting, and while the customer is talking to you, you're actually very actively listening and kind of summarizing it all in the end. तो ये एक मिसनोमर है कि मैं सेल नहीं कर सकता. तीसरा सवाल जो मैं चाहती हूँ लोग खुद से पूछें कि हाउ बैडली डू यू वांट इट. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम मैंने सेल्स अपने एक्सपीरियंस में देखा, और अभी भी मैं काफ़ी क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, तो मैं उनको कहती हूँ कि बिफोर आई टेक ऑन अ प्रोजेक्ट, आई लाइक टू गो ऑन द फील्ड विद देयर सेल्स फोर्स. तो बड़ी अजीब सी बिजाक सी रिक्वेस्ट है. लोग कहते हैं यार ये कैसी रिक्वेस्ट है. बिकॉज मैं उन्हें कहती हूँ कि जब तक मैं आपके सेल्स पर्सन के साथ फील्ड में जाके वो किस तरह से काम करता है या आपकी कंपनी किस तरह से पैसा कमाती है नहीं समझूंगी, तो एनी लीडरशिप इंटरवेंशन आई गिव यू इज नॉट गोइंग टू अलाइन विद इट, बिकॉज मैं आपकी कंपनी नहीं समझ पाई, आपका मॉडल नहीं समझ पाई. नाउ माई एक्सपीरियंस समटाइम्स इज कि सेल्स में लोगों को यार ये तो समझ आ जाता है कि यार 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, 5 बजे तक 6 सेल्स कॉल करनी है. ये क्लियर है क्योंकि कंपनियां बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और सेल्स फोर्स के टूल्स लगा देती है कि सबको पता है ये 6 कॉल्स करनी है. सवाल मैं लोगों से ये पूछती हूँ कि इन 6 कॉल्स में आप करना क्या चाहते हो, और अगर आप सबके साथ वही प्रोडक्ट बताना चाहते हो या वही चीज करना चाहते हो, देन सक्सेस इज नॉट गोइंग टू कम. और मैं कई बार सेल्स लोगों को कहती हूँ कि देखो, आप सर्दी, गर्मी, बारिश, गुड हेल्थ, बैड हेल्थ, इतनी मेहनत जद्दोजहद करके उस क्लाइंट के पास पहुंचे हो, ड्राइव करके 3 बस बदल के. अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैं इस क्लाइंट के साथ अगले आधे घंटे 15 मिनट मुझे मिलेंगे, मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा, देन मे बी दैट्स नॉट, that you're not going to get something. So for all the college kids out there, my question to you is, you should ask yourself, why should you do a career in sales? क्योंकि अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, आप सेल्स जॉब कर रहे हो, तो वो एक अलग माइंडसेट है, वर्सेस टू से आई हैव ऑप्शंस बट आई एम गोइंग टू डू सेल्स. बिकॉज सेल्स में देखो पैसा सबसे ज्यादा होता है, सेल्स में ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है क्योंकि टीम्स बड़ी होती हैं. तो आप एक फ्रंट लेवल से
फर्स्ट लाइन पीपल मैनेजर या रीजनल मैनेजर बहुत जल्दी बन सकते हो। मार्केटिंग में पूरी कंपनी में 5-6 लोग होते हैं, कितना ग्रो कर लोगे अनलेस यू आर रियली एक्सेप्शनल अबाउट इट। तो मुझे लगता है हर किसी को, मैं कॉलेज में भी अपने स्टूडेंट को यही बोलती हूँ कि इफ यू हैव 2 चॉइसेस बिटवीन अ डेस्क जॉब एंड अ सेल्स जॉब, ऑलवेज चूज अ सेल्स जॉब। समझ के आ जाओ, क्योंकि उसके बाद जब आप 5-10-15 साल बाद बैठ के एक स्ट्रैटेजी रूम में स्ट्रैटेजी बना रहे होगे ना, कोई आपको ये नहीं बोल पाएगा you've never done sales, you don't understand what it means, because you can tell them I know what it means and you are just build, वो कहते हैं ना हम अपना ब्रांड बना रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज लाइक अ बेसिक ब्रांड दैट एवरीबडी शुड डू। जैसे कुछ कंट्रीज में होता है ना कि आपको आर्मी में जाना मैंडेटरी है, तो मुझे लगता है कि सेल्स में जाना हर ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेटरी कर देना चाहिए। और अगर आप बड़ी कंपनियों की बात करो, लाइक इफ यू लुक एट HUL, PNG, all of them will never give you an office job in Bombay in their corporate office. You begin in sales in some remote corner in Dubrugarh और कोलकाता और in फिरोजपुर और पटियाला, आप वहां से अपना करियर शुरू करते हो and then you move forward. ग्रेट ग्रेट। बहुत ज्यादा अच्छी एडवाइस थी कि यार मतलब घर बैठे बैठे या वो ऑफिस में बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। आप मेरे को तो सबसे अच्छी चीज मैम लग रही है आपकी जर्नी से और जो आपके थॉट से, वो यही कि ग्राउंड पर जाना पड़ेगा, उस पर आप बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हो। सो विच इज अ वेरी वैल्यू एडिशन टू आवर फॉर आवर व्यूअर्स। सो मैम मूविंग ऑन टू आवर अनदर एस्पेक्ट। अब क्योंकि हमने काफी बात सेल्स के अराउंड कर लिया, आपकी जर्नी से सीखा, आपके टिप्स भी जाने, अब हम अलग एस्पेक्ट पर बात करेंगे। जब मैं आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो रेजिलियंस के बारे में आपने बताया, वो मेंटल टफनेस के बारे में कि देयर वुड बी सम डेज जहां पर आपका बॉस आपको सुनाएगा, आप बहुत मेंटली टफ रहोगे, तो वो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। तो लेकिन मैं जो अभी जो मैं लिंक्डइन पर आजकल आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, या फिर इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर, तो आजकल जैसे अभी लास्ट वीक एक मीम बहुत ज्यादा वायरल हुआ, एक जेनजी ने अपने मैनेजर से लीव मांगी। So tomorrow I will not be coming to the office period, और thanks and regards भी नहीं लिखा था शायद उसने। तो ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ कि भाई जेनजी कल्चर जो आ रहा है। तो इसमें मेरे को एक चीज समझ नहीं है, क्योंकि आपके पास, अगर हम आपकी जर्नी समझे तो आपने मेंटल टफनेस दिखाई, रेजिलियंस दिखाई, लेकिन जो आजकल की जो जनरेशन आ रही है, जिसे हम सो कॉल्ड जेनजी जनरेशन बोल रहे हैं, उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, और आप अभी आपकी टीम में भी या फिर बहुत यंग माइंड के साथ आप काम भी कर रहे होगे, ठीक है? तो क्या ये चीज आपको भी फील होती है, और अगर होती है तो क्या चीज ये ठीक है या नहीं है? ऑब्वियसली ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, लेकिन और हम जनरलाइज करके नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड है जेनजी का, ठीक है? हमें गाली भी पड़ सकती है लेकिन एक थोड़ा थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में अगर हम इसे बताएं कि यार उन्हें क्या सीखने की जरूरत है, या फिर अगर उनका ये एटीट्यूड है तो क्या ये ठीक है, क्या गलत है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। Do you know which is the youngest generation, which is the richest generation in all the generations that exist right now? Do you know? Richest नो generation. आइडिया। So the नो richest आइडिया। generation is generation Alpha. Okay. ओके। So generation Alpha is all of our kids are generation Alpha, or they are going to be the richest generations of all the generations put together. तो एक दिन मैं किसी से बात कर रही थी ये कहते हुए कि देखो, अगर हम लोग जनरेशन Z से काम नहीं करवा रहे हैं, तुमने कभी सोचा कि हमारे बच्चों से कोई कैसे काम करवाएगा? They are सही going to बात be so rich because of inheritance. You and I have worked so hard to give them everything so much on a platter कि अगर हम जनरेशन Z से काम नहीं करवा रहे हैं तो सोचो कि अल्फा का क्या होगा। सो कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि हमारी सिचुएशन आने वाले मैनेजर्स की सिचुएशन से थोड़ी सा ये आपने अलग ही वर्टिकल, ये आपने अलग ही मैम वर्टिकल्स, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और हमारे आई बिलीव जो व्यूअर्स होंगे उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था, मतलब अलग ही आपने एस्पेक्ट ऐड किया है इसमें। हाँ, तो हम नहीं करवा पा रहे तो सोचो उनसे कौन करवा पाएगा। तो गॉड ब्लेस देम फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो, सेकंड ऑफ ऑल अगर मैं बता रही हूँ रेजिलियंस कहाँ से आती है। रेजिलियंस आती है जब आपका पेट भूखा हो, है आपके पास 4 चीज ना हो, जिसको प्यार, आप जिससे प्यार करते हो, जिसको जो गिफ्ट देना चाहते हो, जब आप वो आप नहीं दे पाते हो, तो आप थोड़ा और जोर से भागते हो कि यार आई वांट टू डू अ लिटिल बिट मोर। तो विद जनरेशन Z थोड़ा क्या है, उनके पेट हैं थोड़े भरे हुए, एंड व्हेन योर स्टमक्स आर लिटिल फुल, यू डोंट रन द फास्टेस्ट, राइट? एक ये रीजन है। सेकेंड रीजन क्या है, जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो मैं दिल्ली में काम करती थी सेल्स में। DTC बसेस में बहुत छेड़खानी होती थी, कोई पिंच करके जाता था, कोई धक्का मार के जाता था, कोई आप स्टेशन बस स्टैंड पे खड़े हो, कोई आपको ईव टीज कर रहा है, ओए होए ऐसे कर, एंड यू नो हाउ दिल्ली कैन समटाइम्स बी वेरी वेरी अनसेफ। तो मैंने ट्रू। जॉब करते ही 3-4 महीने में शायद गाड़ी खरीद ली थी, छोटी सी मारुति खरीदी थी। तो क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली थी, तो उसकी EMI तो भरनी ही पड़ती थी।
ठीक है, बिकॉज ओला उबर नहीं होता था। अब आज के ज़माने में व्हेन देयर इज़ ओला, देयर इज़ उबर, एंड तो लोगों को अपनी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से उनकी कांस्टेंट ईएमआई जाए, राइट? हमारे ज़माने में शायद सबसे पहले घर खरीदा जाता था क्योंकि मेरे पिताजी माताजी कहते थे अब थोड़ा सा जोड़ लिया तो घर खरीद लो। अच्छा, घर के लिए भी कोई डाउन पेमेंट नहीं देता था, वो भी खुद ही जोड़नी पड़ती थी। ठीक है जी। ट्रू। तो आई एम सेंसिंग द ecosystem is changing. Today you have Ola, Uber, so I don't know of any youngster who's ever buying a car. In at least till they're 30, till they get married, nobody buys a car. Nobody is buying houses because Airbnb, rental, work from home, digital nomads. People are not investing in homes as well. People are not getting married, so जिम्मेदारियां नहीं बढ़ रही हैं। तो जब इन सब का मिश्रण निकल के लोग ऑफिस में आते हैं, सो देन दे आर लाइक इफ नॉट दिस जॉब समथिंग एल्स। और 3-4 महीने घर भी बैठ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? हम तो सोच भी नहीं सकते थे ना 3-4 महीने घर बैठना। हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई कार ईएमआई? तो सही मुझे बात है। लगता है कि मेरी शादी 23 साल में हो गई थी, तो 23 साल से आई बीन रनिंग माई ओन हाउस होल्ड, एक्सपेंसेस हैं, फैमिली है, आई हैड अ चाइल्ड सून। तो यू हैड नो चॉइस। But if I had a choice, like maybe Generation Z has today, maybe my life would also have been very different today. So we also, instead of just blaming the Generation Z, I think we also have to understand. But my message to Generation Z also really is that what about your identity? What about your becoming of something? तो आपको क्या ये बात विजन की हम बात करें, क्या आपको समझ आता है कि बाय नॉट टेकिंग योर करियर सीरियसली टुडे, हाउ विल यू गेट पॉइज टू टेक ऑन सीनियर लीडरशिप्स टुमारो? मुझे तो लगता है कई बार हम लोग वी माइट हैव टू वर्क बियॉन्ड 60 years बिकॉज द यंग जनरेशन मे नॉट बी रेडी टू टेक ऑन सीनियर लीडरशिप रोल एंड देयर लाइक इसको 5 साल और एक्सटेंशन दे दो, राइट? सो मुझे लगता है कि दैट वे द यंग जनरेशन हैज टू लुक एट वो क्या अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। ओके। इसमें ना मैम बहुत ज़्यादा एक डिबेट छिड़ जाती है वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर, वर्किंग आवर्स के ऊपर। जो आजकल बहुत ज़्यादा, मैंने अभी पॉडकास्ट में आने से पहले एक मीम भेज रहा था और मैंने एक अपने फ्रेंड को शेयर किया, वो भी जेन ज़ी जनरेशन में आता है, कि जो इन्फोसिस के ओनर हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक कमेंट ट्वीट किया था या फिर कुछ किया था कि 70 डेज होने चाहिए एक वीक में, प्लस उसके बाद उन्होंने ये भी रिसेंटली बोला कि ये 5 दिन वाला कल्चर इंडिया में जब आया था, 5 डेज ऑफिस वाला कल्चर जब इंडिया में आया था, तो ही वॉज नॉट हैप्पी विद इट, तो उन्हें वो पसंद नहीं आया। तो इन लिंक्डइन पर भरी पोस्ट, आपको एन नंबर ऑफ पोस्ट मिल जाएंगे कि यार वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड जेनजी जनरेशन बहुत ज्यादा कमेंट करती रहती है। तो इस पर आपका क्या टेक है कि मतलब वर्क लाइफ बैलेंस सच में एग्जिस्ट करती है कि या फिर ये मिथ ही है? यार मुझे लगता है वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअली एक मिथ है बिकॉज द एग्जिस्टेंस रियलिटी इज वर्क लाइफ इंटीग्रेशन। आप अपनी लाइफ को इंटीग्रेट कर सकते हो थोड़ा बहुत। और मुझे ऐसा लगता है, देखो, बैलेंस में द प्रॉब्लम विद द वर्ड बैलेंस इज पीपल थिंक यू विल हैव बैलेंस एवरी डे। दैट डजंट हैपन। वो जो तराजू भी होता है ना, वो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम भी थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे तो पूरे टाइम ही रहता है। इट कांट रिमेन स्टैटिक, दैट्स द नेचर ऑफ द स्केल। तो मुझे लगता है देर आर डेज व्हेन वर्क गोज डाउन एंड लाइफ गोज अप, एंड देन देर आर ऑल्सो डेज व्हेन काम कम होता है, लाइफ गोज अप एंड वर्क गोज अप। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये बात अप्रिशिएट करना चाहिए कि देर आर फ्यू डेज दैट आर रियली क्रेजी, and then I'll also get few days which are not so bad. The problem is people keep talking about those days when work is too much, and nobody talks about the day कि आज तो मैंने दिन भर कुछ नहीं किया। तो somewhere you also have to get that in mind कि यार कोई बात नहीं, I'm pushing myself, I'm getting this, I'll take rest another time. The question you should ask yourself is, I hope you're not working in a place where every day there is a firework and आप उसी फायर को डाउस करते जा रहे हो। देन यू हैव टू रीथिंक अबाउट द इकोसिस्टम दैट यूर इन। बट अगर आप मोटा मोटा जानते हो कि आप सही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, सही मैनेजर है आपका, रीजनेबल है, गुड डेज एंड बैड डेज सबके साथ होते हैं, एंड इफ यू फील दैट यूर वेल पेड ऑफ, वेल टेकिंग केयर ऑफ, आपकी कंपनी ठीक ठाक चल रही है, देन इन दैट केस आई डोंट थिंक पीपल शुड चेज, बिकॉज देर इज नो थिंग। आप अपने रिलेशनशिप्स में भी देख लो ना, लड़ाई और प्यार क्या बैलेंस पे चलता है? कई दिन सिर्फ लड़ाई लड़ाई होती है ना, और कई दिन सिर्फ प्यार प्यार होता है। तो जब वहां लव्ड वंस के साथ सिर्फ प्यार और लव एक बराबर नहीं चलता, देन व्हाई डू वी एक्सपेक्ट सो मच एट वर्क सेटिंग? आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी अनफेयर एक्सपेक्टेशन। ट्रू, ट्रू। सो मैम, अभी जैसे आप जब अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे, तो आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए दिल्ली में, जो ईव टीजिंग वाले, आपने कार ली और बहुत ज़्यादा आपने दिल्ली के एनवायरनमेंट में, मतलब आपने खुद को सेफ फील नहीं किया। तो मुझे इसमें जानना है, मतलब नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टिंग इट टू दिल्ली, क्या आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि क्या आपने, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू लाइक किसी मैनेजर का आपने यहाँ पर नाम बताओ या फिर किसी कंपनी का नाम,
आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या आपने भी जेंडर इनइक्वालिटी या फिर बायसनेस, फेवरेटिज्म अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में फेस किया? इफ यस, तो आपने वो चीजें कैसे टैकल की? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ये है। इसके बाद जब आप एक लीडरशिप रोल में आए, जब आपने व्हेन यू जंप्ड अप द लेडर और आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर थी, तब आपने ये सारी चीजों को कर्व आउट करने के लिए वो कल्चर कैसे डेवलप किया अपनी टीम के अंदर कि यार ये सारी चीजें, क्योंकि देखो मैम ये नलीफाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कैसे ये चीजें कम हो सकती हैं? एलिमिनेट करना तो 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैसे फेवरेटिज्म या बायसनेस ये चीज कम हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। I think it's a very burning topic. Everybody talks about it. And I will give you one example. When I used to work for a company, one of my managers said this to me कि यार तुम क्यों नौकरी करती हो, तुम्हारा पति ठीक ठाक तो कमाता है, मेरी बीवी भी देखो घर में आराम से रहती है, तुम भी रहा करो, इतनी जद्दोजहद करने की क्या ज़रूरत है? तो this very statement, which was very personal to me, I could have taken it very personally and I could have complained about it, I could have given it back to him. बट मैंने ये दोनों ही करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मेरा पर्पस बड़ा क्लियर था अबाउट मेकिंग माई ओन आइडेंटिटी। तो समवेयर मुझे लगता है कि ये जो स्लाई कमेंट्स इधर उधर आते हैं, यू डोंट हैव टू उसको यू डोंट हैव टू टेक इट वेरी पर्सनली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गेट अफेक्टेड। एज अ ग्रोन अप इंडिविजुअल यू शुड नो कि मुझे अपने माइंड में से क्या डी क्लटर करना है और कितना मुझे अब्जॉर्ब करना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। सो नंबर वन, माई वे ऑफ टैकलिंग इज दैट अगर कोई ईव कॉल कर रहा है, कोई छेड़ के जा रहा है, देखो अगर मैं केपेबल हूँ उस मोमेंट में एक पलट के थप्पड़ मारने का, तो मे बी आई विल डू दैट। बट अगर मुझे लगे मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि थप्पड़ मारना इज नॉट द राइट डिसीजन, ये भी मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस है, देन आई विल क्वाइटली रिगल आउट ऑफ इट, फाइंड अ पुलिस वाला नेक्स्ट प्लेस एंड मे बी कंप्लेन अबाउट इट। सो लाइक आई सेड, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी सिचुएशनल अवेयरनेस कि आप क्या करना चाहते हो। सो दिस इज समथिंग दैट आई कीप इन माइंड। जहाँ तक जेंडर बायस का सवाल है, देखो वो जेंडर बायस भी नहीं है, आई थिंक बायस इन लार्ज एग्जिस्ट। और कई बार लोग कहते हैं कि अरे हम तो बायस नहीं है, एंड आई ऑफन टेल देम देखो इफ यू आर ब्रीदिंग यू आर बायस्ड, इफ यू आर ब्रीदिंग यू आर बायस्ड। क्यों? और बायस क्या है? बायस मेरे ना लाइफ के शॉर्टकट्स हैं जो मुझे डिसीजन लेने में, जल्दी लेने में हेल्प करते हैं। मराठी पे मत के साथ ऐसा मत करो, नॉर्थ इंडियन के साथ ऐसा मत करो, साउथ इंडियन के साथ ऐसा मत करो, बंगाली मिले तो इस चीज़ का ध्यान रखो। ये हमारे पास ना बचपन से, वाइल वी वर ग्रोइंग अप, सर्टन shortcuts of diagnosing people were taught to us, and we are continuously just using those shortcuts, and that's why a bias is nothing but really a shortcut in our own brain. तो somewhere मुझे लगता है कि लोग तो ये करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी भी आप मानेंगे नहीं रल्लाविन, जब कई बार मैं अपना कैंडिडेचर भेजती हूँ, अपनी प्रोफाइल फोटो भेजती हूँ, देर आर पीपल हु टर्न बैक एंड सेड कनिका लुक्स अ लिटिल बिट टू यंग फॉर इट। एंड आई एम लाइक नहीं यार 20 साल हो गए, बोटॉक्स की वजह से आई एम लुकिंग यंग, अदरवाइज आई एम नॉट दैट यंग ऑन अ लाइटर नोट। बट दे टेल मी कि कैन वी गेट अ लाइक अ गाय, ओल्डर गाय, बिकॉज ना हमारे यहाँ ना सीनियर लीडरशिप थोड़ा सीनियर है, तो हमें ना थोड़ी कोई सीनियर गर्ल चाहिए, लेडी चाहिए। कनिका लुक्स अ लिटिल बिट यंग एंड देन शी स्माइल्स आल्सो लिटिल टू मच, सो वी डोंट वांट हर। नाउ आई कैन टेक सीरियस ऑफेंस अबाउट इट एंड से ऐसे बोल दिया मुझे, और द अदर वे टू लुक एट इट लाइटली इज मे बी आई वाज नॉट द पर्सन फॉर देम। तो मुझे लगता है कि कई बार ना आपको ये जो आउट इनपुट आ रहा है उसको फिल्टर करना आपके लिए पर्सनली सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड नॉट टेक इट पर्सनली टू से दे डिड नॉट लाइक कनिका, दे डिडंट लाइक अ सर्टन प्रोफाइल, एंड दैट्स ऑल राइट। थर्डली मुझे लगता है कि is it only women who face that? That's not true. I think men also face it. The other day I was talking a conversation with a friend of mine, and मैं ना कॉल पे थी, तो I was saying हाँ women की कोई सुन नहीं रहा है, women के साथ bias हो रहा है, women are excluded. So this friend of mine called me and he said तुम एक बार, and he was a gentleman, and he said तुमको क्या लगता है आदमियों को हर मीटिंग में बुलाया जा रहा है? हाँ, और हर डिनर पे हमको बुलाया जा रहा है, हमको भी तो एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो ही सेड दिस इज नॉट अ जेंडर इशू बायस, bias is a behavior issue, it's a human issue, and there are a lot of men out there who also feel excluded. There are a lot of men out there because of their vernacular accent, because of their dressing up, because of I recently was talking to somebody who said I have vitiligo, which is I have this lightening of skin. He says I Yeah. don't get any job offers. लोग बात करते हैं, कोई और आंसर दे देते हैं, बट हायर नहीं करते क्योंकि उनके अपने बायसेस हैं अबाउट इट। सो आई एम थिंकिंग दैट बायस इज मोर लाइक अ ह्यूमन बिहेवियर थिंग। जेंडर ऑफ कोर्स हैज अ रोल टू प्ले,
but it's for everybody out there, I think. So the thing for us is, can we be mindful of not excluding people? अगर हर लीडर ये सवाल पूछे खुद से कि मैं किसी को एक्सक्लूड तो नहीं कर रहा हूँ, किसी को अंडरमाइन तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं सबकी सुन रहा हूँ, अगर ये 3-4 सवाल हम खुद से सीखें, पूछें, तो आई थिंक वी कुड मेक अ डिफरेंस. Great. So, ma'am, moving on to our last agenda and the last, touching upon the last aspect of this podcast. Then we will be wrapping it up. So, मुझे यहाँ पर समझना है कि जो आपकी जर्नी, आपने अपनी जर्नी के मेन इवेंट्स बताए, मेन सीक्वेंसेस बताए. तो जब you have been the part of the decision making team of the boardroom. तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी वुमेन ये हमारा पॉडकास्ट देख रही है, तो उनके लिए आप क्या स्ट्रेटेजीज, क्या सजेशंस या क्या सक्सेस मंत्रा बताएंगे अपनी जर्नी को रिवाइंड पर देखते हुए कि यार इन इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, मैंने इन बॉक्सेस को टिक किया था, तब मैं उस सफलता की सीढ़ी तक पहुंच पाई हूँ. तो तभी कोई भी लड़की है या फिर कोई भी वुमेन है उस बोर्ड रूम तक की जर्नी तय कर पाएगी. तो उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए. I think that's a very good question, and I think all of us are talking about women in the boardroom. But हमारे आंकड़े बहुत अलग बताते हैं. आंकड़े क्या कहते हैं कि Fortune 500 कंपनीज में भी सिर्फ 10% CEO लेवल्स पे women हैं, only 10%, which is out of 500, 450 are still held by men. And I'm talking about Fortune 500 companies which are part of the most developed countries in the world. अगर आप देखें the fact that Kamala Harris didn't win, है ना, तो पहले मुझे लगता था when Hillary Clinton lost, then I thought that maybe she lost because of she had been the wife of Bill Clinton, maybe उन reasons पे हार गई. But Kamala Harris losing out has nothing to do with it has everything to do with how there is a difference in power between people who are making decision. And interestingly, in Kamala Harris's case, the decision is made by a democratic country who don't think women are ready to be the president of their country, right? So अगर most developed country की ये सोच है, so non-developed countries की तो सोच और अलग हो सकती है. But coming back to boardrooms की जब हम बात करते हैं, देखिए boardroom में exist करने के लिए boardroom एक बहुत ऊंची सीढ़ी है. उससे पहले बहुत सी सारी सीढ़ियां हैं, जैसे functional leads, department heads, कंपनी CEO, बहुत सी चीजें. बोर्ड रूम की सीट पहली बात तो वैसी बहुत कम होती हैं, 10-12 होती हैं, ठीक है. उसमें से कुछ तो फंक्शनल सीट्स होती हैं जो आपको वो फंक्शंस को ही देनी है. सो आई एम सेइंग व्हाट द क्वेश्चन यू आर आस्किंग इज वेरी लेस सीट्स. मैं कह रही हूँ उसके नीचे बहुत सी सीट्स हैं, अगर आप उनको भी हम आए करते हैं, दैट ऑल्सो माइट बी अ ग्रेट स्ट्रैटेजी टू लुक एट. Right. Now I realize that any senior leadership position when you look at an organization, उसके कुछ core rules होते हैं. Rules क्या होते हैं? आपको P&L समझ आता है कि नहीं आता है, ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस, आपको स्ट्रैटेजी समझ आती है कि नहीं आती है. आर यू अ गुड नेगोशिएटर टू नेगोशिएट विद द बोर्ड? आपको 500 करोड़ चाहिए अपनी कंपनी को नेक्स्ट फेज में डालने के लिए. किसी भी बोर्ड से 500 करोड़ निकालना तो बहुत मुश्किल काम है, राइट? सो विच मीन्स यू नीड नेगोशिएशन पावर. यू ऑल्सो नीड टू टेक सम वेरी टफ डिसीजंस कि हम इस पार्ट की कंपनी को बेच देंगे या हम इसको एक्वायर करेंगे. नाउ दीज आर वेरी डिफिकल्ट टफ डिसीजन. Most women that you talk about in mid management that I meet, a lot of time they'll tell you, Kanika na maths mera strong nahi hai. And they're like, I don't want to do roles which entails math. So my question to them is कि अगर आप जिंदगी में कहीं भी आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपनी भी कंपनी खोलना चाहते हो, मैथ से तो आपको प्यार करना ही पड़ेगा. You'll have to fall in love with maths. तो True. don't shy yourself away from it. Get these things in place, which is can you negotiate hard. And hard का मतलब नहीं है कि you have left the other person bleeding. Hard का मतलब है you have got what you needed to get out of that negotiation and still make the person feel that you are also not at loss. That's a great negotiation. If you walk away loving saying यार मेरे साथ तो बहुत धोखा हो गया इस negotiation में, that negotiation is not a good negotiation. So I'm sensing core mantra for any senior leadership position is what? गुड नेगोशिएशन, क्योंकि आपको अपने लिए पैसा चाहिए, कई बार अपनी टीम ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, टीम को अच्छा अप्रेजल करने के लिए भी तो आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, राइट? सो डोंट से आई एम नॉट गुड एट नेगोशिएशन. यू विल नीड टू इफ यू वांट दैट. सो आई वुड से नेगोशिएशन, स्ट्रैटेजी, विच इज अगर आप खुद नहीं भी बना सकते हो तो क्या आपकी टीम में वो 4-5 लोग हैं जो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प कर रहे हैं? somebody who can give you inputs on customer, somebody who can give you. Who is a good leader? A good leader is somebody who can use multiple inputs from their team and make a great strategy, right? And very rarely a great strategy has come from one mind. So do you have those resources in your team that they can give you a great strategy? Then, like I said, P&L. Then to be able to take tough decisions. Are you known as a leader who only conveys good news very well?
or are you also the leader who can convey difficult news if you are okay with the news that you are delivering? But हम सब जानते हैं in organization कई बार हमें वो news deliver करनी पड़ती है जो हम convinced नहीं है lay off करने. मैं convinced नहीं हूँ as a leader to lay off my team. But by being in the role of the organization, you have to do it. Can you do it really well? Can you do it? And I think if you can think of these 5-6 things that that matter to your organization, I think you're slowly getting ready to take on the senior level serious roles. Okay. So, thank you so much for this detailed answer, ma'am. So I believe that was it from my side. And, it was really a very, इंसाइटफुल पॉडकास्ट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसाइट्स निकल कर आए मैम की जर्नी से. और जो मेरे को सबसे पॉजिटिव चीज़ निकल के लगी, जो अगर मेरे अपनी पर्सनल लर्निंग बताऊँ उससे, कि मैम मुझे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट लगे, लाइक EQ लेवल पर. ठीक है, यू आर वेरी स्टेबल. कि जैसे आपने अपने दिल्ली के इंस्टांसेस बताए, आपने अपने करियर के इंस्टांसेस बताए जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें या फिर बायसनेस वगैरह फेस करी. ठीक है, तो उस चीज को, उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन उस सिचुएशन को आपने परसीव कैसे किया उसे पॉजिटिव में. जैसे आपने बताया कि यार मैं किसी ने बोला कि यार शी इज टू यंग, तो मैं उसे सुना भी सकती थी, मैं ऐसे एक ऑफेंस की तरह ले लेती, फिर उसे मैं झाड़ लगाती. लेकिन आपने अपना पर्पस, आपको बहुत ज्यादा क्लियर था, आपका अपना विजन मिशन बहुत ज्यादा क्लियर था, एम बहुत क्लियर था. तो यू स्टिक टू इट, और तभी यू हैव रीच्ड सच अ ग्रेट हाइट. सो मैम काफी ज्यादा अच्छी लर्निंग निकल के आई है मेरे लिए भी. और आई एम 100% श्योर कि जो भी हमारे व्यूअर्स या वीडियो देख रहे होंगे, नॉट जस्ट द विमेन, अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, सभी लोग कुछ ना कुछ मैम की जर्नी से जरूर सीखेंगे. एंड मैम जाते जाते, इफ यू हैव अ वर्ड टू से फॉर आवर ऑडियंस. I want to tell you a quick story before I go. And that story kind of summarizes who I am in general as well. तो बहुत साल पुरानी बात है, 2006 की बात होगी. मैं बॉम्बे में काम करती थी ना, सेल्स रोल. और बॉम्बे में एक YMCA के हॉस्टल में रहती थी, और पर डे के हिसाब से वो बेड का कॉस्ट लिया करती थी. तो मेरी टेरिटरी बॉम्बे और पूना होती थी. तो और पूना में मेरा भाई रहता था. तो मैं हर टाइम जब पूना काम करने जाती थी, क्योंकि पर डे का रेट था YMCA के हॉस्टल में, तो सारा सामान पैक करके ले जाती थी अपने साथ कि एक हफ्ते के पैसे बच जाएंगे. और इतनी कम सैलरी होती थी कि वो बहुत होते थे उन दिनों में. तो मैं एक बड़ा सा मेरा सूटकेस था, उसमें इलेक्ट्रिक केटल, मैगी मेकर, कपड़े सब लेके मैं पूना चली जाती थी. तो एक संडे को जब मैं एक 5-6 दिन का काम करके पूना से वापस संडे की ट्रेन से वापस आई, हॉस्टल गई YMCA के, तो उन्होंने बोला आपका कमरा तो दे दिया हमने. तो मैंने बोला कमरा दे दिया का क्या मतलब होता है, मैं किधर जाके रहूंगी रात को. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2006, वेयर आई हैड नेवर चेक्ड इनटू अ होटल माई सेल्फ. वो शायद होटल में चेक इन करने के पैसे भी नहीं होते थे. तो आई सेड व्हाट विल आई डू. Then I thought I'll call my parents. But then I said, if I call my parents, and my parents were in Delhi at that point of time, I said, ना वो आ पाएंगे. And मुझे ना लोगों से पैसे मांगने में बहुत शर्म आती है. मैं आज भी किसी से नहीं मांगती हूँ. मतलब आई फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू आस्क somebody to bail me out. तो आई सेड यार आई एम नॉट गोइंग टू टेल माई पेरेंट्स दैट दिस हैज हैपेंड. मैंने कहा क्या करूँ, सिंगल गर्ल अलोन इन बॉम्बे, अर्ली दोज डेज, इतना बड़ा सूटकेस, व्हाट शुड आई डू विद इट. तो मैंने कहा यार ट्रेन की टिकट थी मेरे पास, जिस ट्रेन से पूना से आई थी, तो उसका टिकट दिखा के मैं किसी तरह CST स्टेशन में घुस गई. ऐसा अब क्या करूँ. तो मैंने प्लेटफॉर्म के एंड में आई फाउंड दिस वेरी स्मॉल बेंच खाली था. तो मैंने चेन ली, अपना सूटकेस बांधा, और मैं उसी बेंच पे सो गई. एंड देन I got up next day morning, and then I went to YMCA, used my negotiation skill कि यार प्लीज दे दो, कमरा दे दो, रोना धोना, कहाँ जाऊंगी मैं अकेली लड़की. तो वार्डन was very kind to me, she gave me a room. जब मैं पहले उस हॉस्टल में रहती थी तो मैं एक कमरे में रहती थी जहाँ सिर्फ 2 लड़कियां थी. सो 2 गर्ल्स यूज्ड टू शेयर अ रूम. इस बार मुझे एक इतनी बड़ी डॉर्मेट्री में रखा गया जहाँ 32 गर्ल्स रहती थी. That it was such a big room that we had 32 girls and we almost had like no privacy. So why am I narrating the story to you is that many years later when 9/11 happened and Bombay CST attack happened and shooting happened, I was telling this to somebody and this story came back. मैं भूल भी गई थी स्टोरी के बारे में that मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था. तो जब मैंने वो CST बर्निंग देखा और शूटिंग होते हुए देखी, तो I looked at that bench and I was like इसी बेंच पे तो मैं खुद भी सोई थी. One day I was also sleeping on this bench. And that's when I realized 2 things, and which also kind of define my whole life, which is things will go wrong with you, right? You have to forget them. Things will go wrong with you and you have to bounce from them. Things will go right with you and you have to pass them on.
And I think if these are your mantra about life, instead of just harboring everything negative inside of you, I don't think that is progress. मेरा भाई मुझे कई बार एक बात कहता रहता है, जब मैं बात करते हैं कि तुझे याद है जब हम वहाँ पोस्टेड थे, हमारा एक घर था, घर के सामने बगीचा था. I'm like, I've forgotten about it. Now, maybe I'm dumb, maybe he's brighter. को ये भी हो सकता है. But the other thing is things that are not very relevant in your life ना, these biases or somebody said something to you या किसी ने आपको mistreat किया. Harboring all of this, I think, just takes away from the vision that you can become. And I think keeps you away from the potential that you really have to demonstrate. So I think if you remind yourself of the good time, pass it on, I think God gives you a lot more power. Thank you so much for sharing this very emotional story, ma'am. तो I believe काफी लोग आपकी इस story से relate कर पाएंगे, और they will surely imbibe these learnings in their life, and they will surely जो भी आपकी practical. मेरे को एक और सबसे अच्छी चीज लगी मैम, आपने कोई भी hypothetical सक्सेस मंत्रा या फिर कुछ भी ऐसे टिप्स नहीं बताए हमारे व्यूअर्स को कि जो कि प्रैक्टिकल ना लगे रियल लाइफ में. आपने सारी चीजें वो बताई हैं कि जो खुद की आपकी लाइफ में हुई हैं, उन इंसिडेंट से आपकी जो लर्निंग निकल के आई है, और वो आपने हमारे व्यूअर्स को बताया. सो डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छा पॉडकास्ट रहा है मेरे लिए भी पर्सनली, और लर्निंग वाइज भी बहुत ज्यादा अच्छा था. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग आउट टाइम एंड एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट. थैंक यू सो मच मैम. Thank you for having me.